लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम आने में अभी एक हफ्ते का समय बचा है, मगर अभी से ही राजनीतिक दल अपनी पार्टी की जीत को लेकर जोड़ घटाव करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस बार प्रतिष्ठा की लड़ाई देखने को मिल रही है। इस विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत इस बार के विधानसभा चुनावों में झोंक दी थी। अब दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी सरकार बनाने को लेकर दावे कर रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। पोलिंग पे जो लोग बैठने वाले हैं उस दिन, मतगणना वाले दिन, वो उनको क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या नियम कायदे हैं और कैसे वो अपनी बात को व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं, इसके लिए पूरी उनको प्रशिक्षण दिया जाए। अभी जब तक इनकी सरकार है ये तो दबाव डालने की कुछ भी कर सकते हैं, किस तरह की धमकियां दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में मतगणना की तैयारियां तेज हो चली हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब 3 दिसंबर को मतगणना होने वाली है, जिसे ध्यान में रखते हुए मतगणना से 6 दिन पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों और मतगणना एजेंटों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए। विपक्षी कांग्रेस ने भोपाल में ट्रेनिंग सेशन रखा, जबकि बीजेपी ने डिजिटल माध्यम से अपने उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 17 नवंबर को एक चरण में हुआ था। कांग्रेस ने भोपाल में 2 पालियों में 230 प्रत्याशियों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया था। अभी जब तक इनकी सरकार है तो ये तो दबाव डालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किस तरह की धमकियां दे सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, हम यूँ परेशान करेंगे, वो करेंगे। पर कर्मचारी और अधिकारी जहाँ तक मैं मानता हूँ कोई दबाव में आने वाला नहीं। जिला प्रभारी तो कहा गया है रहेंगे और वो अपने मीटिंग्स भी वो कर रहे हैं लोग, जिला प्रभारी अपने लेवल पे सब तरह की मीटिंग हो रही है। वहीं रूलिंग पार्टी बीजेपी की बात की जाए तो उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने मीडिया को बताया था कि मतगणना एजेंट को प्रशिक्षण देने के लिए वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की गई है। अब 29 और 30 नवंबर को विधानसभा स्तर पर मतगणना एजेंटों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। सबसे पहले तो एक प्रदेश स्तरीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित कर चुकी है, जिसमें ट्रेनिंग दिया गया था, जिसमें दिल्ली से माननीय ओम जी आए थे और राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय हितानंद जी, हमारे जो संगठन महामंत्री जी हैं, वो रहे। उसके बाद 29 और 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी 230 विधानसभाओं में इस तरह के प्रशिक्षण आयोजित करेगी, जिसमें जो पोलिंग पे जो लोग बैठने वाले हैं उस दिन, मतगणना वाले दिन, वो उनको क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या नियम कायदे हैं और कैसे वो अपनी बात को व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं, इसके लिए पूरी उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद अब मतगणना वाले दिन को लेकर दोनों ही दल कोई ढील नहीं बरत रहे हैं। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि ईवीएम किसके पक्ष में फैसला करती है, कौन सी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती है। टीवी 24 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से डॉक्टर राम पांडे जी अपना पक्ष रखेंगे। डॉक्टर राम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार भीम सिंह मीणा जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। भीम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने एक सवाल उठाया, पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, वरिष्ठ नेता है मध्य प्रदेश के, उनका कहना है कि जब तक इनकी यानी कि आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। क्या आपको लगता है कि एक जो तंत्र होता है सरकार का, उस पर अब भरोसा नहीं रह गया प्रदेश की जनता को, खासकर हम विपक्ष की बात करें? देखिए जी, वर्तमान परिस्थितियों में मैं देख रहा हूं कि लगातार कांग्रेस के अंदर जी नेताओं के ऐसे बयान आते हैं जिन बयानों को सुनकर कभी हास्य लगता है तो कभी ये लगता है कि ये अपने मनोबल को कितना तोड़ चुके हैं। और आज कांग्रेस मानसिक रूप से टूट चुकी है। आज कांग्रेस के नेताओं का जो मनोबल होता है वो टोटल खत्म हो गया है राजनीति करने के लिए भी। मैं तो ये मानता हूं कि कम से कम यदि आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष की हैसियत से कम राजनीति तो करें। आज वर्तमान परिस्थिति में मैं देख रहा हूं कि लगातार कभी ईवीएम को लेकर ये चुनाव कराने को लेकर विवाद करते रहे हैं जी। साथ ही साथ कई बार मैंने इनको ये भी देखा कि जैसे ही ये चुनाव हारते हैं तो किसी ना किसी एक के सिर पर
इन्हें उस चुनाव के हार का कारण बताना पड़ता है, तो अब कोई नहीं बचा। तब ऐसी परिस्थिति में ईवीएम मशीन को लेकर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। अरे प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करते रहे हैं, करते रहेंगे, आपके समय भी करते थे, परंतु इस प्रकार से उनका आरोप लगाना, उनका मनोबल तोड़ना गलत है। ठीक है डॉक्टर राम पांडे जी, हास्यास्पद बयान कांग्रेस का, ये बीजेपी कह रही है कि मनोबल टूटा है इसलिए हतोत्साहित होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। आखिर क्यों भरोसा नहीं है सरकार पर आपको? क्या आपको नहीं लगता कि जो एक प्रशासनिक व्यवस्था तो बनी हुई है राम जी, तो उस पर एतबार नहीं है क्या? हास्यास्पद लगता है तो ये लिया करें, कौन मना करता है? हंसते भी तो नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से कुंठा से ग्रस्त है जी। चुनाव हो चुके हैं, पेटियां स्ट्रांग रूम में रखी जा चुकी हैं जी, पुलिस लगी हुई है, निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश हैं कि अंदर कोई नहीं जाएगा, 2 तारीख के पहले अंदर कोई नहीं जाएगा। न तो पेटियों से छेड़छाड़ कर सकता है, न ईवीएम मशीन को दे सकता है, न जो पोस्टल के द्वारा जो वोट डाले गए हैं सरकारी कर्मचारियों के द्वारा उनको देख सकता है, उनकी काउंटिंग हो सकती है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता 230 जहां भी विधानसभा है, 52-55 जितने भी जिले हैं, सब जगह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि ये बेईमान सरकार है, इन पर पूरा भरोसा नहीं है। हमने ट्रेनिंग दी कि ये बेईमान सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने ट्रेनिंग दी, ये भी मानते हैं कि इनकी भी सरकार बेईमान है, मतलब खुद की सरकार को ट्रेनिंग देकर खुद ही सबूत दे रहे हैं कि हमारी सरकार बेईमान है। और जो हमारा शक था वो आज यकीन में बदल गया। बालाघाट की घटनाएं आज की, स्ट्रांग रूम के अंदर लोग घुस जाते हैं और जो कर्मचारियों के वोट हैं वो निकाल लेते हैं और अपने हिसाब से रखने लगते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब उनको देखा तो पूछा कि भाई स्ट्रांग रूम तो 2 तारीख के पहले खुल ही नहीं सकता, आप कैसे और कहां से किस रास्ते से अंदर घुस गए? उनके पास कोई जवाब नहीं, उनके पास कोई लिखित आदेश नहीं, कुछ नहीं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चूंकि ट्रेनिंग लेकर गए थे, ये वीडियो बनाया है, ये आज का वीडियो है, ये आज का वीडियो है, ये स्ट्रांग रूम के अंदर का वीडियो है। कैसे ये लोग जितने भी ये बैठे हुए हैं ये अंदर चले गए, तो जो हमारा जो शक था वो पूरा यकीन में बदल गया कि ये लोग कितनी भी गड़बड़ी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बगैर सत्ता के नहीं रह सकते। इनको भ्रष्ट होने की आदत पड़ गई है, इनको जनता को लूटने की आदत पड़ गई है, इनको बेरोजगार बढ़ाने की आदत पड़ गई है, इनको महंगाई बढ़ाने की आदत पड़ गई है, ये जनता का खून चूसने की आदत पड़ गई है। तो किसी भी तरीके से चाहे विधायकों को खरीदना पड़े, जनता को खरीदना पड़े, कुछ भी कितने स्तर तक भी इनको गिरना पड़े, ये कुछ कर सकते हैं। और आज इन्होंने बालाघाट में इसका सबूत दे दिया और जो लोग अंदर घुसे हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है, इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा आशीष जी से। फिलहाल हम रुक करेंगे वरिष्ठ पत्रकार भीम सिंह मीणा जी का। भीम सिंह जी, पहली बार नहीं है कि जब वोटिंग हो चुकी है, जब प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है, उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हों। लेकिन इस बार दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि नेक टू नेक फाइट बताई जा रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, यानी मतदाता के मन में क्या है ये किसी ने भी अभी तक नहीं जाना है। 3 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक तरफ अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है जहां पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखा गया है, सुरक्षा बल तैनात है, फोर्स तैनात है, तीसरी आंख के जरिए निगरानी रखी जा रही है। वहीं जिस घटना का जिक्र डॉक्टर राम पांडे जी कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो ऐसे में नहीं लगता कि ये जो सिस्टम पर सवाल उठते हैं वो कहीं ना कहीं जायज भी हो जाते हैं, लाजमी भी हो जाते हैं? आवाज साफ नहीं है, लेकिन मैं जो जी दरअसल इस तरह के जो लीकेज हैं ये सिस्टम पर सवाल तो खड़ा करते हैं जी। ये बात हम किसी पार्टी विशेष की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी सीधे तौर पर चुनाव आयोग की होती है और कलेक्टर के अधीन सारी व्यवस्थाएं होती हैं। सिक्योरिटी की बात बार बार कही जाती है, 3 लेयर सिक्योरिटी, 4 लेयर सिक्योरिटी। ये जब कोई वीडियो बाहर आता है या किसी भी तरह की बात कोई सामने आती है तो एक सवाल दिमाग में आता है कि भाई लापरवाही है। और चूंकि कहीं पर एक छोटी सी भी चूक होती है तो पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर सवाल उठने लगता है, जनता के मन में भी शंका होती है। ये बात भी सही है कि वर्तमान में जो भी सत्तासीन पार्टी होगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो,
उनके ऊपर ही सवाल उठेगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं मैनेज किया, लेकिन सीधे तौर पे मैनेजमेंट नहीं होता है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर बहुत ही सख्त सिक्योरिटी सिस्टम बना के रखा है। कुछ जगह हम मान सकते हैं कि छोटी मोटी चूक हुई है और इतने बड़े इलेक्शन में छोटी बातें आना लाजमी है, पर यदि कोई बड़ा नंबर होता है, खास तौर से अभी जो बात कही जा रही मध्य प्रदेश में, वो हमारे जो कर्मचारी हैं उनके वोट की मैनेजमेंट की बात हो रही। कांग्रेस इसी पर ही सवाल खड़ा कर रही है कि कहीं ना कहीं वो वोट जो है गड़बड़ किए जा सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का भी साफ कहना है कि नहीं, ऐसा हम कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, कांग्रेस में डर है, पहले भी ये बात उठती रही है। देखिए, ईवीएम पर सवाल उठता रहा है, तो खासतौर से हारने वाली पार्टी इसको लेकर ज्यादा बात करती है, लेकिन ईवीएम किसी तरीके से अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि उसको हैक किया सकता है या मैनेज किया सकता है। और जो भी होता है वो मतपेटियों में बंद है। अब तो केवल 3 तारीख को जो भी परिणाम आएंगे सामने आएंगे, पर ये जो अलग अलग जिलों में चूक हो रही है, जैसे अभी हरदा का एक मामला आया, आज फिर से एक वीडियो सामने आ रहा है, ये थोड़ा सा हमको चिंतित करने वाली बात है और प्रशासन पर ये उंगली उठेंगी, लाजमी है। कलेक्टर की जिम्मेदारी, तो उस पर सवाल भी खड़े होंगे। ठीक है आशीष जी, बालाघाट की घटना पर क्या कहेंगे आप? और साथ ही साथ जैसे कि ट्रेनिंग सेशन की बात की जा रही है, कांग्रेस तो पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है पोलिंग बूथ पर, बीजेपी ने इसकी शुरुआत थोड़ी देर से की और फिर कांग्रेस अब ये सवाल उठा रही है कि क्या आपको भी भरोसा नहीं है इसलिए आप अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्य पद्धति है काम करने की। जी जी, हर एक पार्टी अपने स्तर पर अपने कार्यकर्ता को ट्रेनिंग देती है कि कैसे पहुंचना है, किस प्रकार से वहां पे मतगणना होती है। इन सारी चीजों को प्रशिक्षित करने का काम हर एक पार्टी करती है और वही चीज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसमें कोई बहुत बड़ा, मुझे लगता है कोई बड़ा विषय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जहां पांडे जी इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, वर्तमान परिस्थिति में मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग है और जहां पर जो भी अगर कोई गलती करेगा तो उसे दंडित करने का दायित्व भी निर्वाचन आयोग के हाथ में है और निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है प्रशासन अपना काम करेगा और कहीं पर भी यदि कोई गड़बड़ करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी प्रशासन करेगा। चलिए, तो प्रशासन पर पूरा भरोसा होना चाहिए, ये कह रही है बीजेपी। डॉक्टर राम पांडे जी, कांग्रेस ने तो हालांकि कई सारी शिकायतें चुनाव के पहले भी निर्वाचन आयोग से कर दी हैं, लेकिन क्या लगता है संज्ञान लिया गया उन पर? किसके कहने पर कर रहे हैं? बात तो ये है ना जी भाई, जो करवा रहा है उसी के तो कहने पर कर रहे हैं वो। तो जो करवा रहा है कार्रवाई उसी को करनी है। तो जो करवा रहा है ये प्रक्रिया को, वोटों में गड़बड़ी को, तो वो कार्रवाई क्यों करेगा? उसने तो आदेश दिया है ना कि ये गड़बड़ी करो, वोटों को इधर उधर करो। क्योंकि कर्मचारियों ने इस बार ज्यादातर कांग्रेस को वोट दिया है, ऐसा सब लोग मानते हैं जी। तो क्या जरूरत थी वहाँ स्ट्रांग रूम में जाने की? क्यों वहाँ आप घुसे हुए हो बिना परमिशन के? और चुनाव आयोग के निर्देश है कि 2 तारीख के पहले स्ट्रांग रूम का ताला नहीं खोला जाएगा। तो ये ताला खुल कैसे गया? क्या कलेक्टर को नहीं पता? क्या एसपी को नहीं पता? क्या वहाँ पुलिस वहाँ से हटा दी गई है? क्या सारी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ से हटा दी गई है? और ये तो एक बालाघाट की मैं बात कर रहा हूँ, ये घटना तो कहीं भी हो सकती है। और जहाँ भी मशीनें लगी है कम से कम 5-7 सीटों पर वहाँ असर पड़ता है। यदि इन्होंने 5-7 जगह भी गड़बड़ी कर दी तो 25-30 सीटों पर असर होता है। तो कैसे विश्वास कर लें? सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि भाई मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसको बार बार आप एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं? क्या जरूरत है? एक ही आदमी को आप एक्सटेंशन देने की, किसी नए आदमी को भी तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। क्या जरूरी है कि एक ही आदमी को आप बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त बना रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ी करना चाहते हैं। और जितने भी मामले होते हैं चुनाव आयोग के, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को नोटिस नहीं जाता है, नोटिस जाता है कांग्रेस को। बताइए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कितनी गालियां देती है, कितना कितना क्या बोलती है। यदि पनौती बोल दिया जाए तो नोटिस हमारे राष्ट्रीय नेता पर पहुंच जाता है। और ये पप्पू कहें, महामूर्ख कहें, अज्ञानी कहें, पता नहीं क्या क्या कहें, लेकिन चुनाव आयोग नोटिस नहीं देता है। तो चुनाव आयोग के बारे में हम और सब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब क्या कर रहे हैं? नरेंद्र सिंह तोमर का वीडियो चल रहा है। क्या चुनाव आयोग ने कुछ किया?
ये वीडियो ऐसा था कि चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि उनके पिता चुनाव लड़ रहे हैं, 100 करोड़ की बात हो रही है, उनके बंगले से पैसे की बात हो रही है, उनके बंगले से के अंदर की वीडियो तक जारी हो रही है, और चुनाव आयोग को नहीं पता। आज बताइए, कोई आम आदमी होता और वो वीडियो जारी हो जाता तो वो अभी जेल में सड़ रहा होता, कोई भी हिंदुस्तान का आम आदमी होता, लेकिन वो बीजेपी के मंत्री का बेटा है, तो उस पर चुनाव आयोग, सीबी, ईडीआई, इनकम टैक्स कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो भारतीय जनता पार्टी कई बार ये प्रमाण दे चुकी है कि जितनी भी सारी संस्थाएं हैं इनको कब्जे में कर रखा है। देखिए, जो काम पुलिस का है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना पड़ रहा है, जो काम प्रशासन का है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना पड़ रहा है। हम लोगों को रात में सोना चाहिए, हमने मेहनत की है, रात भर ठंड में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता वहां मतगणना स्थल पर ड्यूटी कर रहे हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नौटंकी करने लगे, वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो पता नहीं क्यों दे रहे हैं, क्या वो भी, उन्हें भी प्रशासन पे क्यों भरोसा नहीं है। तो सीधा सा मतलब है, जो जिस बात का हमें शक था उसका इन्होंने प्रमाण दे दिया बालाघाट में कि ये कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव को इन्होंने एक मजाक बना दिया है, संविधान को मजाक बना दिया है, लोकतंत्र को मजाक बना दिया है। कैसे भी हम और आप इस संविधान को और लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को भी ये गुलामी झेलना पड़ेगी। उनको भी ये बाद में एहसास होगा कई सालों बाद कि ये गलती हमने की, और एक हमने तानाशाह के हाथ में शासन दे दिया। देखिए, अटल जी की भी सरकार थी, मैं कह रहा हूँ बीजेपी की भी सरकार थी, तब तो ऐसा कोई डर नहीं होता था। इनके प्रधानमंत्री थे ना, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से ये बेईमानी शुरू हुई है। 2014 के पहले किसी की भी सरकार होती थी, न तो कोई मतपेटियों की कोई रखवाली करता था, कोई मतगणना स्थल की कोई रखवाली नहीं करता था। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, जब से चाणक्य आए हैं खरीद फरोख्त में, तब से लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बेईमानी के सबूत दिए जी। आशीष जी, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है तब से हर बार चुनाव की विश्वसनीयता पर, इसकी प्रक्रिया की गोपनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस ने सवाल उठाया है। देखिए जी, सारे देश में मोदी जी के पहले तक कांग्रेस समर्थित सरकारें रही हैं या कांग्रेस की सरकारें रही हैं। स्वाभाविक है, जब कांग्रेस सत्ता में रही है तो वो सत्ता की बातें करती रही है और सत्ता की तरह पे सोचती रही है जी। पर जैसे ही वह केंद्र में विपक्ष में आए, राज्यों में विपक्ष में आए, तो आज उन्हें सत्ता का जो आनंद था, उस आनंद से वो वंचित हो गए जी। और मुझे ऐसा लगता है वह सत्ता में केवल आनंद के लिए रहते रहे हैं हमेशा। यही कारण है कि इनकी सरकारें कभी जनता के लिए काम नहीं करती थी। ये हमेशा आज भी सत्ता पाने के लिए लायक हैं कि हमें किसी भी प्रकार से सत्ता मिल जाए। यही कारण है कि ये विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और आज भी आधारहीन बातें कर रहे हैं जी। आज कांग्रेस के पास में आधार नहीं है बातों का, पर वो बातें कर रहे हैं और स्वाभाविक है 3 तारीख तक कर लें। इसके बाद पुनः जब मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और यही 24 में एक बार फिर केंद्र में सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी विश्वास हो जाएगा कि वो समाप्ति की ओर है। ठीक है भीम सिंह मीणा जी, अब लगातार विश्वसनीयता पर, प्रक्रिया की गोपनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस तो लगातार ये सवाल उठा रही है, लेकिन जो मध्य प्रदेश की जनता है, क्या उसके बीच आपको नहीं लगता कि एक बहुत ही गलत जो मैसेज है वो पोर्ट्रे हो रहा है? क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सिर्फ ये जो घटनाएं हैं वो आरोप प्रत्यारोप के बीच सिमट कर रह जाती हैं, किसी तरह का कड़ा संज्ञान इन पर नहीं लिया जाता। कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसके बाद में व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है और जनता के दिमाग में जाता है। लेकिन जनता चूंकि अपना मत दे चुकी है, जिस भी पार्टी के साथ में उसको जाना है वो अपना वोट दे चुकी है। अब उसके वोट की सुरक्षा को लेकर जो इंतजामात हैं वो चुनाव आयोग को करना है। और चुनाव आयोग ऐसे मामले में यदि लापरवाही बरतता है तो ये एक गलत मैसेज तो जाता ही है साफ तौर पे। तो चुनाव आयोग की सीधे तौर पे जिम्मेदारी है कि जहां भी लापरवाही हुई है उसमें सीधा एक्शन ले। अब किसी पॉलिटिकल मामले में, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की हमारे कांग्रेस के साथी बात कर रहे थे, तो इस तरह के मामले में जांच होती है, तमाम चीजें होती है। लेकिन ईवीएम मशीन में या वहां पर जो घटनाएं होती जहां पर वो पूरा सिक्योर सिस्टम है,
यदि वहां पर कुछ भी लीकेज होता है तो इसके लिए तो संबंधित जिले का कलेक्टर या वहां का जो सुरक्षा अधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं वो हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई जब होती है तो जनता के मन में एक विश्वास बनता है कि हाँ, हमने जो मत दिया है वो सही जगह है, सुरक्षित है और सही तरीके से उसकी गिनती होगी। ये सवाल उठता है। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि ईवीएम की जो सिक्योरिटी उसको लेकर सवाल जरूर उठे, लेकिन आज दिनांक तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया है। हाँ, ये जो बैलेट पेपर से जो वोट डाले गए हैं उनको लेकर अभी ज्यादा शंका है कि कर्मचारियों ने जिस तरह से वोटिंग की है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिमाग में एक बात ये जाती है कि कांग्रेस के साथ इस बार कर्मचारी और उनके वोट के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। इस तरह का एक मैसेज कन्वे हो रहा है और जनता को भी लगातार कांग्रेस की बात जो है वो उनके बीच में सर्कुलेट हो रही है। जी, लेकिन अभी 3 तारीख तक का जो 6 दिन का समय है भीम सिंह मीणा जी, इसमें क्या कुछ किया जा सकता है ताकि ये जो आरोप हैं इससे तथ्यात्मक तौर पर इस तरह की चीजों की जांच हो, इन पर संज्ञान लिया जाए? क्योंकि इसमें हमेशा होता यही, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि सिर्फ राजनीति होती है, इल्जाम लगाए जाते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता है। जी भीम सिंह जी, आप ही से सवाल है। जी अच्छा, मुझसे? जी 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 नहीं, आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया। आवाज जी भीम सिंह जी, सवाल ये है कि लगातार इस पर राजनीति होती है, इल्जाम लगाए जाते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। लेकिन ये जो 6 दिन का पीरियड है अभी 3 तारीख को होने में, इस बीच क्या कुछ किया जा सकता है? और माफी दीजिए सर, मैं सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर आप जी, आपको मेरी आवाज स्पष्ट नहीं मिल रही भीम सिंह जी? जी हाँ, थोड़ी सी आवाज। जी, चलिए मैं एक बार फिर से कांटेक्ट करवा रहा हूँ। डॉक्टर राम पांडे जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास फिलहाल आधारहीन बातें हैं, सत्ता पाने के लिए लोलुपता है, सत्ता पाने के लिए सिर्फ आरोप लगा रही है कांग्रेस, और अक्सर बीजेपी यही सवाल उठाती है कि जब कांग्रेस हार जाती है तब किसी ना किसी के ऊपर आरोप मढ़ना होता है, चाहे वो ईवीएम हो, इस तरह की चीजें हो। इस पर आपका जवाब? बीजेपी को सत्ता नहीं है जी, तो बोल के देखो प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। क्या भारतीय जनता पार्टी में और कोई नेता नहीं है प्रधानमंत्री लायक? क्या केवल एक ही है? 2 बार बन लिए, बहुत है। झोला उठाओ और तीसरे को बनाओ, गडकरी को बनाओ, राजनाथ को बनाओ, महाभारती को बनाओ, शिवराज को बनाओ। क्यों एक ही आदमी उस पद से चिपका हुआ है? और हमारी सत्ता सोनिया जी ने जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने थे तब प्रधानमंत्री पद का त्याग किया। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया, सत्ता छोड़ दी 15 साल के लिए सोनिया गांधी जी ने, जो हमारी नेता हैं। राहुल गांधी जी जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब भी वो 2 बार प्रधानमंत्री बन सकते थे, 10 साल बन सकते थे, 5 साल बन सकते थे, 4 साल बन सकते थे, 1 साल बन सकते थे, 6 महीने बन सकते थे। यदि राहुल गांधी में सत्ता का जरा भी लालच होता तो वो कम से कम 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बन सकते थे, और सब उनके लिए तैयार थे। हमारी सरकार थी, हमारी सीटें थी, तो हमने तो कई बार प्रमाण दिया। हम दिग्विजय सिंह जी की बात कर ले, वो 2003 में जब चुनाव हारे थे उन्होंने कहा था कि मैं 10 साल सत्ता से दूर रहूंगा, और उन्होंने 10 साल तक कोई बड़ा पद नहीं लिया और 10 साल से वो दूर रहे। तो हमारे नेता चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सत्ता हमारे अंदर मोह नहीं है। सत्ता इसलिए चाहिए कि आप लोग गरीबों को बढ़ाते जा रहे हो, 80 करोड़ गरीब बढ़ा रहे हो, गरीबों को और गरीब बना रहे हो, फिर उनको 1000 रुपए लालच देकर आप कहते हो देखो हम तो आपके लिए रॉबिन हुड है, तो इसलिए हम आपको हटाना चाहते हैं। क्यों भैया? एक आदमी मध्य प्रदेश में 20 साल से मुख्यमंत्री पद पर चिपका हुआ था, क्यों उसने उमा भारती को हटाया? चलिए जवाब ले लेते जल्दी से। आशीष जी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के साथ राज्य में भी सिर्फ एक चेहरा है, केंद्र में भी एक चेहरा है, और वही सर्वोपरि है, दूसरों को मौका क्यों नहीं? आशीष जी, देखिए मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, वो जनता के प्रिय नेता हैं, और आज भी आप देखते हैं जहां पर माननीय शिवराज जी की सभा होती थी वहां पर भीड़ उमड़ती थी, और भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता कुशल कार्यकर्ता है। पार्टी जिसे जो दायित्व देगी वह उस दायित्व का निर्वहन करेगा। पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए दायित्व दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री बन के काम किया, आगे जो भी होगा वो भी करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि संगठन की क्षमता के आधार पर, सरकार की क्षमता के आधार पर दायित्व संगठन देता है। तो शिवराज जी एक कुशल नेतृत्व करता है, उन्होंने सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश में नेतृत्व किया है, यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकार बन रही है। चलिए, दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं और फिलहाल
जो सवाल है वो विश्वसनीयता पर आ चुका है कि जब स्ट्रांग रूम में ये मशीनें कैद हैं तो किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है। तमाम जो स्थितियां हैं वो अनुरूप हैं या नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात है। बहरहाल समय हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।